Hello everyone, welcome to the SOS classroom. This is Hariom Gaur and today we'll discuss about the TMP. TMP means tympanic membrane perforations. तो ऑलरेडी आप जानते हैं tympanic membrane perforation क्या होता है. Tympanic membrane आपने देखा है ईयर की स्टडी के अंदर. परफोरेशन का मतलब क्या होता है? परफोरेशन मीन्स देयर इज होल फॉर्मेशन, देयर इज टीयर फॉर्मेशन. मान लीजिए आपके पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर आपका होल हो जाता है. आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है टीयर हो जाती है, वियर हो जाती है, मतलब कट जाती है या ओपनिंग हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन. अभी होल फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है? आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो आपका साउंड वेव आता है वो इजिली क्रॉस कर जाता है, और क्रॉस करने के बाद आपका ये कहाँ पे चला जाता है? एशियन ट्यूब के थ्रू बाहर निकल जाता है. तो क्लियर होने की वजह से क्या हुआ? आपका साउंड वेव क्रॉस हो गया. जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर वाइब्रेशन नहीं आएगा तो क्या होगा? आपका मैलियस, आपका इंकस, आपका स्टेबिज क्या होंगे? आपस में वाइब्रेट नहीं होते हैं. जब आपस में वाइब्रेट नहीं होते हैं तो आपका कोई भी साउंड वेव जो है कॉक्लिया के लिए नहीं पहुंचता है. और जब कॉक्लिया के लिए नहीं पहुंचेगा तो आपको बिल्कुल भी हियरिंग नहीं होगा. तो इसकी वजह से क्या होता है? जनरली हियरिंग लॉस हो जाता है. अगर आपने इलाज नहीं कराया तो ये आपका परमानेंटली हियर लॉस हो जाता है. तो चलते हैं स्लाइड शेयर की स्क्रीन पे और डिस्कस करते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशंस. तो आ गए हम अपनी स्लाइड शेयर की स्क्रीन पे और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये वाला स्ट्रक्चर है आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. ये आपके ईयर के अंदर ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्या है? आपका ओटोस्कोप है, जिसे हमने विजुअलाइजेशन किया और अंदर का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर शो किया है. तो ये आप देख पा रहे हैं, ये आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर ये क्या हो रहा है? आपका होल फॉर्मेशन हो गया है. इट मींस परफोरेशन हो गया है. तो जब ये कंडीशन डेवलप हो जाती है तब इस डिजीज को हम बोलते हैं टीएमपी. टीएमपी मींस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशंस. तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है. ऑलरेडी वी डिस्कस रिगार्डिंग द नॉर्मल स्ट्रक्चर. आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है और ये है आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसे हम ईयर ड्रम भी कहते हैं. तो इसके अंदर क्या होता है? आपका होल फॉर्मेशन हो जाता है. किसकी वजह से होता है? डिफरेंट डिफरेंट आपके कॉजेस हम डिस्कस करेंगे. तो इसके अंदर होल होने की वजह से क्या होता है? जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो साउंड वेव आएगा वो इसको क्रॉस करके और ऑरिजिन ट्यूब के थ्रू बाहर निकल जाता है. तो इसकी वजह से क्या होता है? जो आपके ऑडिटरी ऑसिकल्स हैं, जो आपके मैलिस इंकस स्टेपीज हैं, इनके अंदर वाइब्रेशन नहीं होता है. जब वाइब्रेशन नहीं होता है तो आपका साउंड वेव कॉक्लिया तक नहीं पहुंचता है. वाइब्रेशन जब नहीं पहुंचेगा तो आपके फ्लूइड के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा. आपके हेयर सेल्स जो है वाइब्रेट नहीं करेंगे और आपके हेयर सेल्स जो है साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल वेव में चेंज नहीं करेंगे. इसकी वजह से क्या हो रहा है? आपका हियरिंग का पैथोफिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो रहा है. तो ये प्रोसेस होती है आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन के अंदर. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो पहला आपका इमेज है ये आपका नॉर्मल ईयर ड्रम का है. ये आपको ईयर ड्रम नजर आ रहा है. ये आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आपको लाइट नजर आ रहा है और ये आपका मैलियस है. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ से क्या हो गया? ओपन हो गया, यानी रप्चर हो गया. तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं परफोरेशन, यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर परफोरेशन हो गया. ये क्यों होता है, क्या क्या इसका इलाज है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन क्या है? आपका होल फॉर्मेशन और टीयर फॉर्मेशन. टीयर मतलब कट जाना. किसकी वजह से होता है? ये स्पेशली आपका जो होता है ये बाहर से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो फॉरेन पार्टिकल अपने ईयर के अंदर इंसर्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? इसके अंदर होल हो जाता है. तो ये सारे जो कॉजेज हैं हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है. तो डेफिनेशन अभी हमने डिस्कस किया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन इज द होल फॉर्मेशन इन द ईयर ड्रम. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर ये आपका पोस्टीरियर फोल्ड है, ये आपका इंकस है,
ये आपका अम्बो है, जो यहाँ वाला स्ट्रक्चर है मेलियस का। ये आपका एनुलस है, जो आपका सराउंडिंग स्ट्रक्चर यानी एज ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बनाता है। ये आपका पास्ट टेंसा, यानी ये जो आपका ईयर ड्रम का पर्दा है यानी मेम्ब्रेन है। ये कॉन्स ऑफ लाइट, जो आपके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से जो आपका लाइट वेव आ रहा है वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ये आपका मैनुब्रियम है, जो मेलियस का जो मेन पार्ट है आपका, ये मैनुब्रियम है। शॉर्ट प्रोसेस ऑफ मेलियस ये वाला पोर्शन है, एंड एंटीरियर फोल्ड ये वाला पोर्शन है। पास फ्लैसिडा ये आपका ऊपर की साइड यानी सुपीरियर पार्ट में होता है। तो जनरली सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैलियस इंकस स्टेपीज के क्या पार्ट है, क्योंकि इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंट आपके पार्ट्स नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेलियस के क्या पार्ट्स हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंकस के क्या है, स्टेपीज के क्या है, ये आपस में आर्टिकुलेशन कैसे होता है, इसका मतलब आपस में ये किस तरीके से जुड़ती हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन का डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप ऑसिकल्स, यानी तीनों बोन को मिला के हम क्या बोलते हैं, ऑसिकल्स, या हम ऑडिटरी ऑसिकल्स बोल सकते हैं, जिसके अंदर जो अरेंजमेंट रहता है बोन्स का वो मिस के रूप में रहता है। MIS। एम का मतलब क्या होता है, मैलियस। जो मैलियस होती है, ये आप जो देख पा रहे हैं ये आपका मैलियस है। ये किस शेप में होती है, हैमर के शेप में। नेक्स्ट आपका देख पा रहे हैं इंकस। इंकस किस शेप में है, एनविल शेप में। एंड थर्ड जो आप देख पा रहे हैं ये है आपका स्टेपीज, जिसे हम बॉडी का स्मॉलेस्ट बोन भी बोलते हैं, स्टेपीज। ये किस शेप में है, आपकी स्ट्रिप शेप में है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इसके शेप क्या है, तो आप शेप याद रखिएगा, मेलियस का हैमर, इंकस का एनविल शेप, एंड स्टेपीज का स्ट्रिप शेप। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका आर्टिकुलेशन। ये वाला मेलियस का स्ट्रक्चर आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच होता है। ये वाला आपका इंकस है, जो आपके मेलियस के हेड से अटैच है। और जो इंकस का आपका जो टेल है वो आपके स्टेपीज के हेड से अटैचमेंट है। तो स्ट्रक्चर अगर आपको याद है तो आप इजिली इसका अटैचमेंट बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेलियस के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। मेलियस जो आपकी बोन है, इसके क्या क्या पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है, ये आपका क्या है, आर्टिकुलर फैसेट, जो कि आपका कनेक्ट होता है आपकी इंकस से। यानी ये आपका कौन सा पार्ट है, हेड। यहाँ पे आप ये वाला पार्ट जो देख पा रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर प्रोसेस। मेन पार्ट आपका ये जो नीचे है, ये आपका मैन्युब्रियम, जो कि अटैच होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से बिलो एंड टेंसर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से एबव। तो इसको हम बोलते हैं मैन्युब्रियम। लास्ट वाला छोटा सा प्रोसेस देख पा रहे हैं, ये वाला प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल प्रोसेस। तो जनरली आपके मैलियस के क्या क्या पार्ट्स हो गए, हेड, एंटीरियर प्रोसेस, मैन्युब्रियम एंड लेटरल प्रोसेस। तो ये आपके मेनली 4 पार्ट्स होते हैं जो आपके मैलियस के होते हैं। यहाँ पे आप तीनों बोन देख पा रहे हैं। तीनों बोन्स के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या है, मैलियस। मैलियस में अभी देखा आपने, ये आपका हेड है, जिसको हम बोलते हैं इंकस आर्टिकुलेशन। मतलब यहाँ पर आपका कौन सा बोन आके अटैचमेंट होगा, ये इंकस। तो ये वाला जो आपको ग्रीन कलर जो नजर आ रहा है, इसका भी ग्रीन कलर नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आपका इंकस आकर के अटैचमेंट होता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्या है आपका, मैलियस हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, इंकस। इंकस के कितने पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, ये वाला पार्ट, जहां पर क्या होगा, मेलियस का आर्टिकुलेशन होगा। यानी यहाँ पर मेलियस बोन आकर के अटैच होती है। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं ये वाला क्या है, शॉर्ट लिम्ब है, और ये आपका लॉन्ग लिम्ब है। बाकी का जो भी पार्ट है आपका, वो आपका इंकस का बॉडी है, बॉडी ऑफ इंकस। थर्ड पार्ट आप देखते हैं स्टेपीज। तो स्टेपीज का ये वाला पार्ट क्या है, हेड। ये वाले पार्ट क्या है आपके, एंटीरियर लिम्ब एंड पोस्टीरियर लिम्ब। और ये वाला पार्ट आपका जो कोक्लिया से अटैच होता है, इसको हम बोलते हैं बेस ऑफ द स्टेपीज। यानी सबसे पहले क्या होगा, बेस, उसके बाद एंटीरियर लिम्ब, पोस्टीरियर लिम्ब
एंड हेड। ये वाला जो हेड है ये आपके किससे अटैच होगा, आपके इंकस से। तो सबसे पहले क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है वो आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच हो जाएगा। जब ये वाइब्रेट होगा तो ये इससे कनेक्ट है, ये भी वाइब्रेट होने लग जाएगा। फिर ये वाला पोर्शन आपका इस हेड से कनेक्ट है, स्टेपीज से। जब ये वाइब्रेट होगा तो ये वाला जो सेक्शन जिसे हम बेस बोलते हैं, टिम्पैनिक सॉरी स्टेपीज का जो बेस है, ये आपका कॉक्लिया से कनेक्ट होता है। कॉक्लिया में भी कौन से पार्ट से कनेक्ट होता है, ओवल विंडो से। तो ये प्रोसेस होती है जनरली आपका ऑसिकल्स का अटैचमेंट। नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप्स ऑफ परफोरेशन कि जो आपका होल ओपनिंग होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर, वो कितने टाइप्स से होता है। तो जनरली आपके दो टाइप्स होते हैं, साइज ऑफ द परफोरेशन एंड साइट ऑफ द परफोरेशन। साइज का मतलब है जो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर होल फॉर्मेशन हुआ है वो कितना लेंथ में हुआ है, यानी डायमीटर क्या है, यानी साइज क्या है। जो परफोरेटेड ईयर ड्रम हुआ है वो कितने साइज में हुआ है। सेकंड आता है आपका लोकेशन, यानी फॉर्मेशन तो हुआ है लेकिन कौन सी डायरेक्शन में हुआ है, कौन से प्लेस पे हुआ है, उसका लोकेशन क्या है। तो जनरली दो टाइप होते हैं आपके, साइज ऑफ द परफोरेशन एंड साइट ऑफ द परफोरेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि साइज ऑफ द परफोरेशन के बेस पे कितने टाइप्स होते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द परफोरेशन, तो कितने साइज के रहेंगे, जनरली आपके थ्री साइज के रहते हैं। नंबर वन पे आता है पिन होल, सेकंड स्मॉल एंड थर्ड मीडियम। लार्ज नहीं होता है, लार्ज पे आपका पूरा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, पिन होल। पिन होल का मतलब क्या है, आपके हाथ में कोई छोटी सी पिन होती है, वो कितने एमएम की होती है, 1 mm और 2 mm। तो मान लीजिए आपके हाथ में पेंसिल है या कोई सेफ्टी पिन है, जिससे आपने क्या किया, अपना ईयर क्लीन किया और उससे क्या हुआ, आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में होल हो गया। तो ये जो होल कहलाएगा वो कौन सा होल कहलाएगा, पिन होल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। क्योंकि इसका जो साइज रहेगा वो 1 to 2 mm का रहेगा। तो कभी भी आप जो है अपनी ईयर क्लीनिंग करने के लिए पेंसिल यूज नहीं करना है। तो ये आपका क्या हो गया, पिन होल 1 to 2 mm साइज ओपनिंग। सेकंड है आपका स्मॉल। स्मॉल का मतलब है 1 quadrant ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यानी 10% ऑफ द पास्ट टेंशन। जो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो लेयर है उसका 10% अगर रप्चर होता है तो वो एरिया कहलाएगा आपका स्मॉल। थर्ड आता है आपका मीडियम। मीडियम में क्या आता है, 10% से अब और 40% से कम। जो पास्ट टेंसा यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो पार्ट है, अगर वो 40% रप्चर हुआ है यानी 40% ओपनिंग हुआ है, या 30% हुआ है, या 20% हुआ है, या मोर देन 10% हुआ है, ये किसके अंदर आएगा, मीडियम के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द परफोरेशन थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पिन होल जिसके अंदर 1 to 2 mm का साइज रहेगा, स्मॉल के अंदर 10% रहेगा, मीडियम के अंदर 10 to 40% रहेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जब हम ओटोस्कोप से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का विजुअलाइजेशन करेंगे तो वहां पर देखा जाएगा कि कौन से साइज का है, पिन होल है, स्मॉल है या मीडियम है। जब ये डिसाइड हो जाएगा कि कौन से टाइप का है, उसके बाद डिसाइड होता है लोकेशन। जो होल का फॉर्मेशन हुआ है वो कौन सी लोकेशन में हुआ है। तो ये आपका अकॉर्डिंग टू द साइज हो गया। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू द साइट। तो साइट आपकी कौन सी है, आपकी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, सुपीरियर एंड इंफीरियर एंड सेंट्रल। तो इस तरीके से आप यहाँ इमेज में देखिए, एंटीरियर सुपीरियर मतलब सामने का पोर्शन प्लस ऊपर का पोर्शन, एंटीरियर इंफीरियर यानी फ्रंट से और बिलो साइड। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पोस्टीरियर एंड सुपीरियर, यानी ये वाला आपका पोर्शन बैक साइड का और ऊपर का। पोस्टीरियर एंड इंफीरियर यानी ये वाला पोर्शन आपका बैक साइड का और
नीचे वाला। और अगर यहाँ पर होता है, जहां पर आपका हेड है, ये आपका जो मैन्यूब्रियम का पार्ट यहाँ पर है, ये वाला अगर ओपनिंग होगा तो ये क्या कहलाएगा? सेंट्रल। तो जनरली क्या हो जाएंगे आपके? एंटीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर एंड सेंट्रल। तो इस तरीके से आपकी 4 साइट होती हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन की, अकॉर्डिंग टू द साइट। तो एंटीरियर, एंटीरियर अभी हमने डिस्कस किया कि परफोरेशन कहाँ पे होगा? एंटीरियर पार्ट ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। Posterior, just backside of the tympanic membrane. Inferior, below side of the tympanic membrane. And central, the center portion of the tympanic membrane. तो ये इस तरीके से हमने डिस्कस किया कि बेस्ड ऑन द साइज 3 टाइप्स की एंड बेस्ड ऑन द साइट 4 टाइप्स की। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कॉजेज। ये जो आपका होल फॉर्मेशन होता है आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर, उसके कॉजेज क्या हैं? तो फर्स्ट कॉज जो जनरली आपको देखने को मिलता है, दैट इज ओटाइटिस मीडिया, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। मिडिल ईयर के अंदर क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन होने की वजह से आपकी मिडिल ईयर के अंदर पस का कलेक्शन होने लग जाता है, फ्लूइड का कलेक्शन होने लग जाता है, और प्रेशर की वजह से आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर होल हो जाता है। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये आपका जो रेड रेडनेस है, ये क्या है? आपका इन्फ्लामेशन। यानी आपके इस ईयर के अंदर क्या हुआ है? ओटाइटिस मीडिया हुआ है। जैसे यहाँ पर पस का फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर प्रेशर इंक्रीज होता है और इसके अंदर ओपनिंग हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है? आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर परफोरेशन हो जाता है। तो जनरली जो कॉज देखने को मिलता है, यानी 90% जो कॉजेज रहेगा टीएमपी का, वो क्या होगा? आपका ओटाइटिस मीडिया। और भी कुछ कॉजेस होते हैं, जैसे मान लीजिए बैरोट्रोमा। तो बैरोट्रोमा में क्या होता है? जैसे आपने कभी देखा होगा, कभी आप एयरप्लेन के अंदर ट्रेवल करते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है? प्रेशर चेंज होता है, एनवायरनमेंट का प्रेशर और एरोप्लेन के अंदर का प्रेशर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? आपके ईयर के अंदर एक साथ फुलनेस ऑफ द ईयर होता है, और अगर आपने ईयर को क्लोज नहीं किया तो आपके ईयर के अंदर से देखो आपने ब्लीडिंग आने लग जाती है। यानी आपका मेम्ब्रेन जो है रप्चर होने की वजह से आपके ईयर से जो है ब्लीडिंग आना शुरू हो जाता है। तो जब कभी भी अगर आप हाइट पे जाते हैं, तो इस तरीके से क्या होता है? आपका एनवायरनमेंट का प्रेशर और आपके ईयर का प्रेशर हाई होने की वजह से आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर रप्चर हो जाता है। तो इस तरीके से अगर रप्चर हो रहा है, प्रेशर की वजह से जो रप्चर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड बैरोट्रोमा। तो इस तरीके से भी आपका क्या हो सकता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर परफोरेशन हो सकता है। नेक्स्ट है आपका लाउड साउंड। अब मान लीजिए कि आप ऐसे प्लेस पे हैं जहां पर सडनली कोई लाउड साउंड आ रहा है, या मान लीजिए बॉम्ब विस्फोट हो गया, या किसी ने बैक साइड से आकर के एक साथ साउंड किया, तो इस ये भी आपका क्या है? प्रेशर जनरेट करेगा। जैसे ही आपका साउंड वेव एक साथ अंदर जाएगा, आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बस्ट हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। तो ये भी आपका कॉज है जो रेयरली देखने को मिलता है। फॉरेन ऑब्जेक्ट इन योर ईयर, यहाँ पे क्या है? जनरली क्या करते हैं? अगर आपके ईयर के अंदर इरिटेशन होता है या किकलिंग होता है, यानी आपकी ईयर के अंदर गुदगुदी होती है, तो सडनली आप सबसे पहले क्या करते हैं? अपनी उंगली डालने लग जाते हैं। अब ये क्या होता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक पहुंचती नहीं है। फिर आप क्या करते हैं? आपके हाथ में जो भी सबसे ज्यादा क्या रहता है? आपका बाइक का की, फोर व्हीलर का की, तो उसको ही आप क्या करते हैं? कान में डाल के साफ करने लग जाते हैं। और अगर आप टीचर हैं, अगर आप पेन है आपके हाथ में, पेंसिल है, तो उसी को डालने लग जाते हैं। कभी कोई सेफ्टी पिन डालने लग जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये आपको अवॉइड करना है, क्योंकि अगर फॉरेन ऑब्जेक्ट अगर आप डालोगे, तो आपको नहीं आइडिया है कि कहाँ पर आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है और कितना आपको अंदर डालना है। तो ये सारे आर्टिकल्स आपको यूज नहीं करना है। मुझे कमेंट में बताइएगा कि अगर आपको कभी किकलिंग हुआ है, मान लीजिए गुदगुदी हुआ है, तो आपने क्या क्या आर्टिकल जो है आपने
यूज किए हैं अपनी लाइफ के अंदर, रियल लाइफ के अंदर आपने क्या क्या यूज किए हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि गुदगुदी के टाइम या किकलिंग के टाइम आपने कौन से ऑब्जेक्ट से आपने ईयर के अंदर जो है क्लीनिंग किया है। ये सारी चीजें आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा। तो यहाँ पर क्या है, आपको पेंसिल, हेयर पिन और आपका कोई भी आपका फॉरेन ऑब्जेक्ट यूज नहीं करना है। इससे क्या हो सकता है, आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर परफोरेशन हो सकता है। नेक्स्ट है आपका सीवियर हेड ट्रॉमा। अब मान लीजिए इस केसेस में क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाए, सडनली आपको क्या हुआ, बाइक एक्सीडेंट हो गया या फोर व्हीलर एक्सीडेंट हो गया या रोड ट्रैफिक पे सडनली आप स्लिप हो गए, तो उस केसेस में क्या होता है, सडनली आपको प्रेशर इंक्रीज होता है और आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बस्ट हो जाता है, यानी स्ट्रक्चरल डैमेज की वजह से आपका ये परफोरेशन जनरेट हो सकता है। तो ये सारे कॉजेस थे जो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कॉज करते हैं। जनरली जो कॉज रहता है वो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का ओटाइटिस मीडिया रहता है, जिसकी वजह से जनरली कॉज देखने को मिलते हैं। ये सारे रेयर केसेस हैं, जो हम फॉरेन ऑब्जेक्ट डालते हैं ये रेयर केसेस में होता है, तो ये आपको अवॉइड करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ईयरबड्स आते हैं मार्केट के अंदर, वो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर मान लीजिए आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर परफोरेशन हो गया तो क्या क्या साइनस सिम्टम देखने को मिलेगा, जिससे आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर होल है। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका ईयर पेन, जो कि आपका सडनली आपको लगेगा कि ईयर के अंदर पेन हो रहा है। परफोरेशन में क्या होता है, आपका राइट ईयर के अंदर भी हो सकता है, लेफ्ट ईयर के अंदर हो सकता है। जनरली ये देखने को मिलेगा आपका वन साइड, यानी वन साइड में अगर आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन हुआ है तो आपको वन साइड में क्या होगा, ईयर पेन होगा। नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, पेन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, प्रॉब्लम इन द वन ईयर। तो इस केसेस में आपको क्या करना है, ओटोस्कोपी कराना है, आपके ईयर को चेक कराना है कि उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट क्या आएगा आपका, म्यूकस लाइक और पस फिल्ड और ब्लडी ड्रेनेज। हो सकता है आपका म्यूकस लाइक सब्सटेंस बाहर आ रहा है या पस फील्ड आ रहा है। पस फील्ड कब आएगा, जब आपका ओटाइटिस मीडिया की वजह से अगर परफोरेशन हुआ है तो आपको पस देखने को मिलेगा। या फिर ब्लडी ड्रेनेज, अगर मान लीजिए ब्लीडिंग हो रहा है आपका, तो ये भी आपका इन्फेक्शन के केसेस में देखने को मिलेगा। हियरिंग लॉस, ये आपका मेन साइन है कि अगर आपको ओटाइटिस मीडिया भी होता है या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन होता है तो आपका हियरिंग कैपेसिटी जो है वो डाउन हो जाती है। अगर मान लीजिए एक ईयर वर्किंग है, एक ईयर के अंदर आपको परफोरेशन है, तो आपको वर्टिगो का साइन देखने को मिलेगा। क्योंकि इससे क्या होता है, आपने देखा होगा कि ईयर अपना बॉडी का बैलेंस बनाते हैं। अगर मान लीजिए आपका ईयर एक वर्क कर रहा है, एक ईयर वर्क नहीं कर रहा है, तो उस केसेस में क्या होगा, आपको वर्टिगो यानी स्पाइनिंग सेंसेशन आने लगेगा, आपको चक्कर आने लगेगा। नेक्स्ट है आपका रिंगिंग इन द ईयर, जिसे हम टैनिटिस कहते हैं, यानी आपको ईयर के अंदर ऐसा लगेगा जैसे बैल बज रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, टैनिटिस। स्पाइनिंग सेंसेशन वर्टिगो हो गया, एंड नोजिया एंड वॉमिटिंग ड्यू टू द वर्टिगो। जैसे ही आपको स्पाइनिंग सेंसेशन आ रहा है, उस केसेस में आपको नोजिया और वॉमिटिंग भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका हाउ टू डायग्नोज। अगर ओटाइटिस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन हो गया, ये ओटाइटिस मीडिया की वजह से हुआ है, फॉरेन ऑब्जेक्ट की वजह से हुआ है, स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है या एक्सीडेंट की वजह से हुआ है या सडनली अनदर कोई कॉज है, तो इसको इन्वेस्टिगेट कैसे किया जाए, कैसे हम पता लगाएं कि इसके अंदर जो है टीएमपी हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, यानी जैसे ही आपके पास पेशेंट आएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका हिस्ट्री कलेक्शन करना है। हिस्ट्री कलेक्शन में आपको आंसर करना है कि कौन से ईयर के अंदर पेन हो रहा है, कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, कब से ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है। ये जनरल जो क्वेश्चन रहते हैं रिलेटेड टू द ईयर आपको पूछना है। नेक्स्ट है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन। तो जनरली अगर आपको ईयर का एग्जामिनेशन करना है तो सबसे पहले आपको ओटोस्कोपी करना है। जैसे ही आप ओटोस्कोपी करेंगे, आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का विजुअलाइजेशन हो जाएगा। अगर मान लीजिए विजुअलाइजेशन के अंदर आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन
क्लियर है और कोई भी आपका ओपनिंग नहीं है, इट मीन्स आपके ईयर के अंदर कुछ अनदर प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है मिडिल ईयर में प्रॉब्लम हो सकता है इनर ईयर में प्रॉब्लम हो। तो ये आपका टीएमपी का केस नहीं है। तो ये आपका कंफर्म करता है। लेबोरेटरी टेस्ट, ये लेबोरेटरी टेस्ट कब हम करते हैं? जब आपको माइल्ड फीवर के साइन आ रहे हैं, यानी इन्फेक्शियस जो साइन आ रहे हैं, टेम्परेचर चेंजेस हो रहा है, आपको सिवरिंग हो रहा है, तो उस केसेस में हम क्या कर सकते हैं, आपके ईयर से जो डिस्चार्ज आ रहा है उसको सैंपल के रूप में हम लेबोरेटरी यानी हिस्टोपैथोलॉजी लैब में भेज देते हैं। उससे क्या आइडेंटिफाई होता है कि आपके ईयर के अंदर कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन ने आपका इन्फेक्शन क्रिएट किया है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम करते हैं आपका कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट। नेक्स्ट आपका ट्यूनिंग फॉर्क इवेल्युएशन। ट्यूनिंग फॉर्क इवेल्युएशन क्या करता है? इससे आपके दो टेस्ट किए जाते हैं, एक आपका रिने टेस्ट, एक आपका वैवर टेस्ट। ये दोनों टेस्ट क्या करते हैं, आपका हियरिंग कैपेसिटी का आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका जो हियरिंग कैपेसिटी है उसके अंदर आपका कौन सा आपको हियरिंग लॉस हुआ है। अब हियरिंग लॉस भी आपके दो टाइप्स के रहते हैं, एक आपका कंडक्टिव हियरिंग लॉस एंड सेकंड आपका सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस। कंडक्टिंग हियरिंग लॉस में क्या होगा, आपका जो ट्रैक है, ट्रैक के अंदर क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। ट्रैक का मतलब आपका आउटर ईयर, आउटर ईयर के बाद आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, उसके बाद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, उसके बाद मैलियस इंकस स्टैपिस। तो ये जो आपका साउंड वेव का जो ट्रैक है, इसमें क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। हो सकता है फॉरेन बॉडी हो, आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर कोई ट्यूमर का फॉर्मेशन हो गया हो, म्यूकस का फॉर्मेशन हो रहा हो, या पस का फॉर्मेशन हो रहा है, या फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है, या आपका परफोरेशन हो रहा है। तो ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, आपका ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से आपका हियरिंग लॉस हुआ है। तो ये सब क्या कहलाता है, आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर ये सारी चीजें अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो ये कहलाता है आपका कंडक्टिव हियरिंग लॉस। सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस में क्या होता है, आपका वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व डैमेज होने की वजह से वो फंक्शन नहीं करती है, लेकिन आपका कंडक्टिंग जो है कंडक्शन सिस्टम आपका क्लियर है। तो उस केसेस में क्या होता है, सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है। तो ये हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ द रिने टेस्ट एंड वैवर टेस्ट, जो हमने डिटेल में न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में डिस्कस किया है। उस वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टिम्पेनोमेट्री। टिम्पेनोमेट्री हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ओटाइटिस मीडिया के अंदर, लिनियस डिजीज के अंदर, कि इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आपकी साउंड वेव दी जाती है। जैसे आपका ये आपका पेशेंट है और इसके ईयर में आपका एक लीड लगाया जाता है, और इस डिस्प्ले में आप देखते हैं कि कितना साउंड वेव देने से आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में क्या चेंजेस आ रहा है। यानी इससे हम क्या देंगे, डिवाइस से डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर देंगे। ज्यादा प्रेशर भी नहीं देना है कि आपने आर्टिफिशियली रप्चर करा दिया, थोड़ा सा प्रेशर देंगे, और उस प्रेशर देने की वजह से आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में क्या चेंजेस आ रहा है। अगर मान लीजिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में चेंजेस नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं कर रही, इसका मतलब क्या है, बैक साइड में कोई फ्लूइड है। जैसे मान लीजिए ओटाइटिस मीडिया में फ्लूइड का कलेक्शन हो गया है, तो आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या करती है, जो नॉर्मल वाइब्रेशन आना चाहिए, जो नॉर्मल वाइब्रेट होना चाहिए, वो आपका नॉर्मल वाइब्रेट नहीं होती है। तो वो भी आपका फाइंड आउट हो जाता है। अगर मान लीजिए आपका परफोरेशन है, तो जैसे ही आप यहाँ से प्रेशर दोगे, वो प्रेशर तुरंत रिलीज हो जाएगा। फिर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, वो आपका प्रेशर रिलीज हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से टच हो ही नहीं रहा है। जैसे ही आप प्रेशर जनरेट करते हैं, वो आपका प्रेशर होल से निकल के और सीधा ईस्टर्न ट्यूब से होते हुए बाहर निकल जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, आपका कोई भी वाइब्रेशन नहीं हो रहा है। जैसे कोई वाइब्रेशन नहीं होगा, आपका हियरिंग का प्रोसेस नहीं होगा, आपके फ्लूइड के अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा, साउंड वेव आपका इलेक्ट्रिकल वेव में चेंज नहीं होगा, और कोई भी आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं टिम्पैनोमेट्री। ये जनरली जो है आप ओपीडी बेस पे इजीली करवा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑडियोलॉजी एग्जाम।
ऑडियोलॉजी एग्जाम में क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेक करते हैं। जैसे आप हार्ट के अंदर ईसीजी चेक करते हैं कि हार्ट के अंदर जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल किस तरीके से चल रहे हैं, किस तरीके से आपके चैम्बर्स क्लोज हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, वो आप ईसीजी में चेक करते हैं। सेम यहाँ पर क्या करते हैं कि वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व के अंदर जो साउंड वेव है इलेक्ट्रिकल वेव में चेंज हो रही है, तो वो इलेक्ट्रिकल वेव किस तरीके से आपकी ऑपरेट हो रही है, या जनरेट हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, दोनों ईयर के अंदर हेडफोन लगाते हैं और इसका कनेक्शन एक डिवाइस से रहता है जिसे हम बोलते हैं ऑडियोलॉजी एग्जाम। और डिवाइस के द्वारा क्या किया जाता है, ऑडियोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है, ये ग्राफ बनाए जाते हैं। तो आपका रेड क्या मार्क करेगा, राइट ईयर में है, और ब्लू क्या मार्क कर रहा है, आपका लेफ्ट ईयर में। तो इस तरीके से आपका ग्राफ आता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपकी साउंड वेव इंक्रीज की जाती है डिवाइस के द्वारा। जैसे डिफरेंट आपका वॉल्यूम, डिफरेंट आपका पिचेस। तो डिफरेंट डिफरेंट आप वॉल्यूम और पिचेस जैसे जनरेट करोगे, आपके ग्राफ के अंदर चेंजेस आने लगेगा। जैसे ही चेंजेस आने लगेगा, इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपको सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस नहीं है। इट मीन्स आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डेवलप हो रही है, और वो हम फाइंड आउट यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये एग्जाम आपका रहता है ऑडियोलॉजी एग्जाम या ऑडियोमेट्री एग्जाम। तो ये हमने डिस्कशन किया डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन के बारे में कि किस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है कि आपको टीएमपी हुआ है या नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए टीएमपी हो गया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन हो गया, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, अगर आपको मान लीजिए पिन होल ओपनिंग हुआ है, यानी आपको जो टीएमपी हुआ है वो स्मॉल है, बहुत पिन होल है, यानी 1 to 2 mm है, तो जनरली क्या होता है, ये आपका ऑटोमेटिक हील हो जाता है 1 to 2 वीक्स के अंदर। यानी आपको कोई भी ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, और जनरली आप ऐसा आप करते भी हैं। आप कभी पेंसिल से आप प्रिक कर देते हैं लेकिन आपको आइडिया नहीं रहता है। आप सेफ्टी पिन से आपकी ईयर के अंदर होल कर देते हैं लेकिन आपको आइडिया नहीं रहता है, और जनरली जो है ऑटोमेटिक हील भी हो जाती है। अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत आपको पेन भी होता है, तो आप क्या करते हैं, ओटीसी ले लेते हैं, ड्रॉप्स ले लेते हैं, ओवर द काउंटर आप जा करके मेडिसिन ले आते हैं, ईयर ड्रॉप दे दीजिए, ईयर ड्रॉप डाल लेते हैं। तो इस केसेस में क्या होता है, ऑटोमेटिक आपका ईयर ड्रम हील हो जाता है। लेकिन मान लीजिए अगर आपका स्मॉल है या मीडियम है, तो उस केसेस में आपको जो साइनस सिम्टम है वो थोड़ा सीवियर हो जाते हैं। जब साइनस सिम्टम सीवियर हो जाते हैं, तब जाते हैं आप डॉक्टर के पास। तो उस केसेस में क्या करता है डॉक्टर, आपका पैच यूज करता है। पैच का मतलब क्या है, वो आपका पेपर का भी हो सकता है या अदर मटेरियल का भी हो सकता है। जहां पर आपका रप्चर हुआ है, ओपनिंग हुआ है, उसको वो सील ऑफ कर देता है, यानी पेपर से या अदर मटेरियल से आपका सील ऑफ कर देता है। नेक्स्ट सर्जरी भी होता है इसके अंदर, जिसे हम टिम्पेनोप्लास्टी कहते हैं। टिम्पेनोप्लास्टी में क्या होता है, आपकी बॉडी का टिश्यू से एक आर्टिफिशियली मेम्ब्रेन बनाई जाती है, यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बनाई जाती है, और उस टिश्यू को लेकर के, और जहां पर आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन लगा हुआ था वहीं पे ले जा करके और स्टिच कर दिया जाता है। तो ये आपका क्या होता है, आर्टिफिशियली जो है हम उसको कनेक्ट कर देते हैं। तो ये आपका सर्जरी कहलाता है टिम्पेनोप्लास्टी। तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, ईयर ड्रम के अंदर पैच लगा लेते हैं, जो कि आपका क्या रहता है, पेपर पैच भी हो सकता है या फिर अदर मटेरियल का भी बना हुआ हो सकता है। ये आपका जो प्रोसीजर होता है वो आपका ऑफिस प्रोसीजर है। ऑफिस प्रोसीजर का मतलब होता है ओपीडी बेस पे ये आप केस कर सकते हैं, यानी इसके लिए आपको ज्यादा सीरियस केसेस नहीं है, मेजर ऑपरेशन आपका नहीं है, और ईएनटी डॉक्टर के ओपीडी के रूम के अंदर ही ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। सर्जरी आपका टिम्पेनोप्लास्टी। तो टिम्पेनोप्लास्टी में क्या होता है, आपकी ही बॉडी का टिश्यू लिया जाता है और उसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी पास्ट टेंस सा बनाया जाता है, और जहां पर आपका ओपनिंग हुआ है वहां पर जाकर के अटैच कर दिया जाता है। ये भी आपका प्रोसीजर जो है ओपीडी बेसिस पे कंप्लीट हो जाता है। यानी ये आपके जो प्रोसीजर है ये मेजर ऑपरेशन के अंदर नहीं आते हैं, लिटिल बिट इन्वेस्टिगेशन करा करके, कंसेंट लेकर के, और आप इजीली
कर देते हैं। तो ये आपका ऑपरेशन थिएटर में भी कर सकते हैं और ओपीडी बेसिस पे भी आप ये प्रोसीजर कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर देखिएगा, ये आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है और ये आपका क्या यूज किया जा रहा है, आपकी बॉडी का टिश्यू या पेपर यूज करके इस ओपनिंग को क्या कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। जब क्लोज कर दिया जाता है तो आपको जो है हियरिंग का प्रोसेस वापस शुरू हो जाता है। जब ये प्रोसीजर करते हैं या मान लीजिए आपने ट्रीटमेंट इसका नहीं कराया तो इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। काफी लोग क्या करते हैं, एक ईयर से आपको सुनाई दे रहा है तो सेकंड ईयर पे आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। उस केसेस में क्या होता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हियरिंग लॉस, यानी आपका अभी टेम्परेरी हियरिंग लॉस हो रहा था 1 ईयर से, अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो ये आपका कंप्लीटली यानी परमानेंटली आपका हियर लॉस हो जाता है। मिडिल ईयर इन्फेक्शन, ओटाइटिस मीडिया, अगर मान लीजिए आपको इन्फेक्शन है, आपने इलाज नहीं कराया और वो सीवियर केसेस में आपका ओटाइटिस मीडिया यानी क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया में चेंज हो गया, उसकी वजह से आपका कंटिन्यूअस रप्चर हो रहा है, मेस्टोडाइटिस हो रहा है, इनर ईयर में इन्फेक्शन हो रहा है, ये सारी चीजें आपका जनरेट हो सकती हैं। नेक्स्ट है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। इट मीन्स अगर आपका पेशेंट आ जाए तो एज ए नर्स आप क्या करेंगे, किस तरीके से आप पेशेंट को एडवाइस करेंगे, किस तरीके से आप पेशेंट को बचा सकते हैं कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन ना हो। तो सबसे पहले क्या है आपका हिस्ट्री टेकिंग। जैसे ही आपके पास पेशेंट आएगा, सबसे पहले आपको पेशेंट का क्या करना है, हिस्ट्री कलेक्शन करना है। क्या क्या क्वेश्चन पूछना है, आस्क अबाउट द ट्रॉमा, इन्फेक्शन, बैरोट्रॉमा, यानी कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ था कि नहीं हुआ था, या आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या बैरोट्रॉमा कोई ऐसी प्लेस पे तो नहीं गए थे जहां से आपका एनवायरनमेंट के अंदर प्रेशर चेंज हुआ था। ये सारे जनरल क्वेश्चन जो है आपको पूछना है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन करना है इंक्वायरी अबाउट द सिम्टम्स लाइक हियरिंग लॉस, पेन, डिस्चार्ज, टेनिटस, यानी कोई सिम्टम तो नहीं आ रहा है। ये सारी चीजें आपको बात करते टाइम भी पता चल जाएगा कि वो किस तरीके से उनको सुनाई दे रहा है, पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा। इसके लिए आप पेशेंट का ईयर जो है चेक भी कर सकते हैं। एंड टेनिटस, उनको पूछना है कि आपके ईयर के अंदर कुछ आवाजें तो नहीं आ रही हैं, ये आप अपनी लैंग्वेज में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन। अब आप क्या करेंगे, आपने पेशेंट से पूछ लिया, अब आप इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ओटोस्कोप लाना है और पेशेंट के ईयर के अंदर चेक करना है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का क्या स्टेटस है, क्या उसके अंदर ओपनिंग है। हो सकता है वैक्स का कलेक्शन होने की वजह से भी काफी पेशेंट में पेन होने लग जाता है। सीरोमन वैक्स का एक्सेसिव सीक्रेशन होता है, उस केसेस में भी पेन हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि सारे केसेस जो है टीएमपी के हैं। तो उस केसेस में आपने विजुअलाइजेशन किया, ईयर को क्लीन किया और आपने देखा कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तो क्लियर है, तो ये आपका टीएमपी का केस नहीं है। अगर मान लीजिए टीएमपी के केसेस में अगर ओपनिंग हो रहा है तो उस केसेस में आप फाइंड आउट कर लेते हैं कि दैट इज द केस ऑफ द टीएमपी। तो आपको क्या करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है बाय द हेल्प ऑफ द ओटोस्कोप। और ओटोस्कोप से जैसे ही आप देखोगे या फॉरेन ऑब्जेक्ट भी ईयर कैनाल में आपको नजर आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका पेशेंट एजुकेशन। साथ ही साथ आप क्या करेंगे, पेशेंट को एडवाइस भी कर सकते हैं कि आपको ईयर को ड्राई रखना है, यानी जैसे बाथिंग करते टाइम ईयर के अंदर वाटर चला जाता है तो आपको क्या करना है, उसको क्लीन करना है, ईयर को ड्राई रखना है, जिससे क्या होता है, इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होते हैं। अगर मान लीजिए आपको ईयर क्लीन भी करना है तो आप क्या यूज कर सकते हैं, ईयर बड्स यूज कर सकते हैं या कॉटन बॉल बना सकते हैं। इस तरीके से आपको इमेज में नजर आ रहा है, ये आपके ईयरबड्स हैं, इनसे आप जो है ईयर के अंदर डाल के और रोटेटरी मेथड में आप वन साइडेड रोटेटरी कीजिएगा, बहुत डायरेक्शन मत कीजिएगा, अदरवाइज कॉटन आपके ईयर के अंदर स्टक हो जाएगा। तो वन डायरेक्शन में आप ईयर को क्लीन करके, और याद रखिएगा वन ईयरबड्स वन टाइम यूज करना है। ऐसे नहीं आपने ईयरबड्स यूज किया, उसको देखा, कुछ नहीं आया, फिर वापस डाल दिया, ये सारी चीजें नहीं करना। ऐसे ही आप क्या करते हैं, बाइक का की लेते हैं, एक बार डाल दिया, उसमें मटेरियल नहीं आया या आया तो कुछ इधर उधर टच कर दिया, वापस फिर ले गए।
ये एक्टिविटी आपको नहीं करना है। इससे क्या होता है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो आपके बैक्टीरिया वायरस हैं वो आप ईयर के अंदर छोड़ के आ जाते हैं। तो ये केसेस में आपको क्या हो सकता है, ईयर के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पेंसिल है, और ये पेंसिल का जो नॉक रहता है वो आपके ईयर के अंदर ही टूट जाता है। तो पेन से कभी भी आपको यूज नहीं करना है। अवॉइड ईयर मैनिपुलेशन। ऐसा नहीं करना है कि आपको ईयर के अंदर क्रिकलिंग हो रहा है, तुरंत ही जल्दी से जल्दी आपको ईयर के अंदर कुछ ले जाना है, और तुरंत आपने क्या कर दिया, जो भी ऑब्जेक्ट मिला आपने ईयर के अंदर डाल दिया। तो इस केसेस में क्या हो सकता है, आपको जो है ईयर ड्रम पंक्चर हो सकता है। तो कभी भी आपको ईयर को जो क्लीन करना है वो एग्रेसिवली नहीं करना है, यानी जल्दी में आपको क्लीन नहीं करना है। और कोई भी फॉरेन का ऑब्जेक्ट आपको ईयर के अंदर एंट्री नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका पेन रिलीफ। जैसे ही आपको ईयर में पेन होता है तुरंत आप मेडिसिन ले आते हैं, तुरंत आप पेन किलर ले आते हैं। कुछ ईयर के लिए आपका हॉट एप्लीकेशन भी होता है, कोल्ड एप्लीकेशन भी होता है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, हॉट एप्लीकेशन लीजिएगा। बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपके मार्केट में भी आजकल आने लग गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी आने लग गई हैं, वाटर डिवाइसेस भी आने लग गई हैं, जिनको आप क्या कर सकते हैं, वार्म वाटर करके और आप इस तरीके से हॉट एप्लीकेशन ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो माइल्ड पेन रहते हैं वो आपकी सबसाइड हो जाते हैं। तो आपको एनाल्जेसिक्स जल्दी लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और क्या कर सकते हैं, गॉस पीस या स्टेराइल गॉस पीस लेकर के आप अपना ईयर क्लीन कर सकते हैं। अवॉइड यूजिंग ईयर ड्रॉप्स अनलेस प्रिस्क्राइब बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। जनरली क्या होता है, आप जानते हैं कि सिप्लॉक्स आता है ईयर ड्रॉप में, आई आई ड्रॉप में। तो आप तुरंत क्या कर सकते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, ये ड्रॉप दे दीजिए। तो तुरंत आप क्या करते हैं, वो ड्रॉप ले आते हैं और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप उसको यूज कर लेते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। जब तक आपके डॉक्टर ने एडवाइस नहीं किया है तब तक आपको कोई भी मेडिसिन, कोई भी ओटीसी मेडिसिन नहीं लेना है। यानी ओवर द काउंटर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो मेडिसिन ली जाती हैं उनको हम बोलते हैं ओटीसी मेडिसिन। यानी आप पैरासीटामोल ले आते हैं, ड्रॉप्स ले आते हैं, टैबलेट्स ले आते हैं, जो जनरली आप जानते हैं वो मेडिसिन आप ले आते हैं, और मेडिकल स्टोर वाला आपको दे देता है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, ओटीसी मेडिसिन कहलाती है, जो आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट है आपका इन्फेक्शन कंट्रोल। तो अगर डॉक्टर ने एडवाइस कर दिया है तो आप कुछ एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, आई और ईयर ड्रॉप्स के लिए आती है, और इसकी ड्रॉप्स आप यूज कर सकते हैं, लेकिन एडवाइस होने के बाद। मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ईयर में पेन हो रहा है, या फीवर हो रहा है, या परसिस्टेंट डिस्चार्ज हो रहा है। मान लीजिए आपके ईयर से एक बार डिस्चार्ज आया, आपने ईयरबड से उसको क्लीन कर दिया, थोड़े टाइम बाद आप देखते हैं कि वापस से डिस्चार्ज आ रहा है, फिर आपने क्लीन कर दिया। रेगुलर इंटरवल्स पे आपका डिस्चार्ज कंटिन्यूअस आ रहा है, दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंट डिस्चार्ज। मतलब आपका डिस्चार्ज जो है कंटिन्यूअस आ ही रहा है। तो ऐसे केसेस में आपको मॉनिटरिंग कराना है, ईएनटी स्पेशलिस्ट से जाकर के मिलना है और अपना चेकअप कराना है। अगर आपका पेन हो रहा है, वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जा रहा है, तो उस केसेस में भी आपको इन्वेस्टिगेशन कराना है। अगर आपको फीवर आ रहा है, आपके ईयर में पेन हो रहा है, ऐसे केसेस में आपको ईयर का चेकअप कराना है। असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। ऑडियोमेट्री करा सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, हियरिंग का कैपेसिटी पता कर सकते हैं। अगर हियरिंग की कैपेसिटी के अंदर कोई भी डिटोरिएशन हो रहा है, यानी चेंजेस आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। अच्छे से ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जाकर के मिल सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। प्रिपरेशन फॉर द सर्जरी, डॉक्टर ने चेक किया और पता चला कि आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन है जो कि मीडियम है, और इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो डॉक्टर क्या एडवाइस कर देते हैं, आपकी ईएनटी स्पेशलिस्ट क्या एडवाइस कर देते हैं, टिम्पैनोप्लास्टी प्रोसीजर किया जाएगा। तो उस केसेस में आपको प्री ऑपरेटिव केयर, पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी आपको देना है एज ए नर्स। क्या क्या प्री ऑपरेटिव रहती हैं वो आपको एडवाइस कर देना है। डॉक्टर आपको इन्फॉर्म कर देगा, आपकी ईयर को क्लीन रखना है, कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट यूज नहीं करना है,
कितने टाइम का आपका प्रोसीजर होगा, क्या क्या आपको इन्वेस्टिगेशन कराना है बिफोर द प्रोसीजर, ये सारी चीजें आपको एडवाइस कर देना है। जैसे ही आपका प्रोसीजर हो जाएगा, फिर आपको पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्रोवाइड करना है और बताना है कि आपको फॉलोअप केयर के लिए कब आना है, यानी वापस आपको डॉक्टर को दिखाने के लिए कब आना है, आपको मेडिसिन कैसे यूज करना है, ड्रॉप डालने के बाद कौन सा पोजीशन आपको मेंटेन करना है, कितने टाइम के लिए आपको सेम पोजीशन में रहना है, जिससे आपका क्या होगा, ईयर ड्रॉप जो है मैक्सिमम जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा। कभी कभी लोग क्या करते हैं, ईयर ड्रॉप डाला और तुरंत पोजीशन चेंज कर देते हैं, आपका ईयर जो ड्रॉप है वो वापस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से होते हुए बाहर गिरने लगता है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करते हैं, आप राइट लेटरल या लेफ्ट लेटरल जो भी जिस ईयर में आप मेडिसिन डाल रहे हैं, उसी पोजीशन में आपको 5 to 10 मिनट तक स्टे रखना है विदाउट बॉडी मूवमेंट। इससे क्या होगा, आपका मेडिसिन जो है मैक्सिमम टाइम के लिए आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर आपको सेकेंड ईयर में डालना है तो आपको एटलीस्ट 1 ईयर के लिए 50 मिनट्स का टाइम देना है। उसके बाद आप पोजीशन चेंज करके और अनदर ईयर में आपको मेडिसिन इंस्टिल कराना है। तो ये चीजें जो है एडवाइस करना है पेशेंट को। अगर पेशेंट नहीं है तो आपके रिलेटिव को ये सारी चीजें एडवाइस करना है कि किस तरीके से घर पर मेडिसिन जो है इंजेक्ट करना है। तो आज हमने डिस्कस किया टीएमपी के बारे में। आई होप आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।